हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए एक सैम्पल पेपर करेंगे। ठीक है, साइंस का सैम्पल पेपर है। साइंस का कोड है 086। ठीक, पूरा पेपर 40 मार्क्स का होगा। ठीक है, पूरा जो टाइम गिवन रहेगा इसके लिए 2 आवर्स का रहेगा। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे जो कि 3 सेक्शंस में होंगे, सेक्शन ए, बी और सी सेक्शन में। ठीक है, अच्छा, सेक्शन ए में 7 क्वेश्चंस होंगे जो कि 2 मार्क्स के होंगे। सारे क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के होंगे। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस होंगे और सभी के सभी 3 मार्क्स के होंगे। और सेक्शन सी में 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे और दोनों क्वेश्चंस 4-4 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अच्छा, ओवरऑल कोई भी चॉइसेस नहीं गिवन होगी, लेकिन इंटरनल चॉइसेस गिवन होंगी क्वेश्चंस में। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल चॉइसेस गिवन होंगी। ओके, सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन है, द टेबल शोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 एलिमेंट्स। एक टेबल गिवन है, इसमें 4 एलिमेंट्स गिवन है, पी, क्यू, आर, एस, और इधर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। पूछ रहे हैं, पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विच एलिमेंट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन। ठीक है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा एलिमेंट कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो देखो पहले तो इनमें देख लेते हैं कि कौन कौन नहीं बनाएगा। जैसे ये क्यू तो नहीं बनाएगा, क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या करना होगा? शेयरिंग करनी होगी। अब ये एक, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर लेगा। ठीक है, तो ये क्यू तो नहीं होगा। अच्छा, जो एस है ये भी नहीं होगा क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। अब बचते 2 ऑप्शंस हैं, एक पी और आर। तो कौन कौन बनाएगा इसमें? एक पी बनाएगा और एक आर बनाएगा। तो पहले का आंसर क्या है? पी और आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन रिएक्ट्स विद एन एलिमेंट इन द टेबल टू फॉर्म सेवरल कोवेलेंट कंपाउंड्स, गिव सुटेबल रीजन। देखो कह रहा है कि कार्बन रिएक्ट करके क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा? देखो कार्बन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अब ये किसी को ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी नहीं सकता और किसी से 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन्स दे भी नहीं सकेगा और ये एक्सेप्ट भी नहीं कर सकता है, मतलब ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। ठीक है, ये आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकता। इसी वजह से ये क्या कर देगा? शेयरिंग करेगा और शेयरिंग करके क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। और एक और प्रॉपर्टी है जो कि कैटिनेशन। ठीक है, इन 2 प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायग्राम बिलो शोज पार्ट ऑफ अ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये एक पीरियोडिक टेबल का पार्ट गिवन है। विच एलिमेंट वुड रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। इनमें से कौन कौन से एलिमेंट्स, जैसे डब्ल्यू, वाई और जेड में से कौन से एलिमेंट्स रिएक्ट करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे? तो देखो ये तो ग्रुप 1 है, ये ग्रुप 2 है और ये ग्रुप आपका 16, ये 17 और ये 18 है। ठीक है, जो ग्रुप 2 में होते हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए शेयरिंग करनी पड़ेगी और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर नहीं कर पाएगा क्योंकि इसके आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में पार्ट नहीं लेगा। अच्छा, ये जो वाई है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में पार्ट लेगा क्योंकि ये 16th वाले ग्रुप में है और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। अभी इसको कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसी दूसरे के साथ शेयर करेगा। अच्छा, दूसरा कौन सा है? जेड है। जेड के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब इसको शेयरिंग करनी होगी, तो शेयरिंग करने के लिए इसको क्या करना होगा? एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करना होगा। ठीक है ना, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपस में रिएक्ट करके कोवेलेंट बॉन्ड बना देंगे? एक वाई और दूसरा जेड। सेकेंड है, बिटवीन द 2 एलिमेंट्स डब्ल्यू एंड जेड, डब्ल्यू और जेड में से दोनों में से
एटॉमिक रेडियस ज़्यादा किसका है, ठीक है। तो देखो नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, ठीक है, नीचे जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ जाती हैं। तो इसमें Z में कितनी नंबर ऑफ शेल्स होंगी, 2, Y में कितनी होंगी, 3, और W में कितनी होंगी, 4 होंगी। 4 नंबर ऑफ शेल्स होंगी जिसकी वजह से W का साइज बड़ा होगा। तो क्या है, W इज बिगर, W का साइज बड़ा है, क्यों है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक रेडियस बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द पाथ ऑफ मेल गैमेट टेक्स टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमेट आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द पेनिस, ठीक है। मेल गैमेट नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेस द पाथ अ मेल गैमेट टेक टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमेट आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द पेनिस, ठीक है। तो पाथ बताना है, तो देखो पाथ कौन सा फॉलो होता है, पहला वेजाइना, देन यूट्रस एंड देन फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो ये पाथ फॉलो होता है। दूसरा क्वेश्चन है, स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ जाइगोट, कितने सेट्स प्रेजेंट होते हैं, तो 2n, 2 सेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं, 46 होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, और कितने सेट्स में होते हैं, 2, एक मेल से और एक 23 मेल से और 23 फीमेल से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राजेश ऑब्जर्व्ड अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टेल पीस ऑफ अ ब्रेड, नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास के लिए जो कि ब्रेड पे लगता है, वो होता है राइजोपस। क्या होता है, राइजोपस, और उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, अगला पार्ट है, नेम इट्स वेजिटेटिविटी एंड रिप्रोडक्टिविटी। तो वेजिटेटिविटी भी क्या है, इसका जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं हाइफ, PHE, और रिप्रोडक्टिविटी होता है टाइनी ब्लोब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको कहते हैं स्पोरेंजिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, मस्टर्ड वॉज ग्रोइंग इन 2 fields A and B, while field A produces brown colored seeds, field B produces yellow colored seeds. It was observed that in field A the offspring shows only the 2 parental traits for consecutive generations, whereas in the field B majority of the offspring showed a variation in progeny. What are the probable reason for this? देखो 2 फील्ड हैं, एक फील्ड A है और एक फील्ड B है। A में ब्राउन कलर्ड सीड्स हैं और फील्ड B प्रोड्यूस कर रहा है येलो कलर के सीड्स, ठीक है। और ये देखा गया है कि जो फील्ड A है उसमें
टू पेरेंटल ट्रेड्स हैं और भी कॉन्जिक्यूटिव जनरेशन्स में, और फील्ड बी में मेजॉरिटी ऑफ ऑफस्प्रिंग शोड अ वेरिएशन इन प्रोगेनी। इसका क्या कारण है? देखो फील्ड ए है जो, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है। क्या हुआ है? सेल्फ पॉलिनेशन। और जो फील्ड बी है इसमें क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है, क्रॉस्ड पॉलिनेशन। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 था जो, उसमें चॉइस गिवन थी। एक क्वेश्चन तो ये था, सेकंड क्वेश्चन है इसी में जो चॉइस है, इन एन एसेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज इफ trait X exists in 5% of population and trait Y exists in 70% of same population, which of the two trait is likely to have arisen earlier? अच्छा, कह रहा है कि X या 70% वालों में जल्दी होगा कि 5% वालों में? तो किस में होगा जल्दी? 70% वालों में। क्यों? क्योंकि 70% पॉपुलेशन में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से, ठीक है, आइडेंटिकल कॉपीज होंगे डीएनए की, आइडेंटिकल कॉपीज होंगी डीएनए की, जिसकी वजह से वेरिएशंस नहीं आएंगे। ठीक है। जबकि जो ये न्यू ट्रेट है उसमें क्या होगा? सडन म्यूटेशन होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 में भी चॉइस है, तो पहला वाला पार्ट करते हैं, फिर सेकंड वाला पार्ट को तब देखते हैं। क्वेश्चन है, अ सिंपल मोटर इज मेड इन अ स्कूल लैबोरेटरी, अ कॉइल ऑफ अ वायर इज माउंटेड ऑन एन एक्साइल बिटवीन द पोल्स ऑफ अ हॉर्स शू मैग्नेट। ठीक है, तो एक स्कूल लैब में कुछ इस तरीके का अरेंजमेंट बना रखा है। ठीक है। क्वेश्चन है, इन द अबव कॉइल ABCD इज इन हॉरिजॉन्टल एंड बैटरी इज कनेक्टेड एज शोन। ये इसके साथ यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर रखी है, ये कॉइल है, यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेट है। फॉर दिस पोजिशन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन द ऑन द आर्म AB। अच्छा, आर्म AB पे फोर्स का डायरेक्शन बताना है। तो देखो फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? यहाँ से करंट आ रही होगी, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है तो करंट इधर आ रही होगी ऐसे। ठीक है। इसमें हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ के डायरेक्शन में हम अपना इंडेक्स फिंगर रखेंगे, और करंट के डायरेक्शन में हम अपना मिडिल फिंगर रखेंगे। तो जो थंब है वो किस तरफ का डायरेक्शन शो कर रहा होगा? वो नीचे की तरफ डायरेक्शन शो कर रहा होगा। तो AB पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अच्छा, अगला पार्ट है, वाई डज द करंट इन आर्म BC नॉट कंट्रीब्यूट टू द टर्निंग फोर्स ऑन द कॉइल? अच्छा, कह रहे हैं कि जो BC है इसमें जो करंट फ्लो कर रही है, इसकी वजह से टर्निंग इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? देखो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, करंट भी कुछ ऐसी डायरेक्शन में। ठीक है, हमने जब अभी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आया था तो देखो उसमें तीनों की तीनों फिंगर्स कैसी थी? म्यूचुअली परपेंडिकुलर, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री के एंगल पे थी। लेकिन यहाँ पे कैसे हैं? करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गए, और करंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो गया, जिसकी वजह से इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो नो फोर्स। ठीक है, कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसकी वजह से कोई भी टर्निंग इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, इसका जो और में था, इसमें जो चॉइस गिवन थी वो सेकंड क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन है, अ सर्किट कंटेन्स अ बैटरी वेरिएबल रजिस्टर। अच्छा, एक बैटरी लगी हुई है इसमें, ये ठीक है, इस पर एक वेरिएबल रजिस्टर लगा हुआ है और इस पर एक सोलेनॉइड लगा हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा, स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न्स इंडिकेट्स द रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। देखो जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? डेंस होंगी।
डेंस होंगी वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो इन पोजीशंस पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा इनके कंपैरिजन में। यहाँ पे कम है और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। क्वेश्चन अगला है, व्हाट हैपन टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा अगर करंट को रिवर्स कर दिया जाए। तो अगर करंट को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। जैसे अभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ की तरफ जा रही थी, लेकिन अगर हम डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से इस तरफ के लिए ऐसे आएंगी। ठीक है, तो डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन रिवर्स करने पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन है, DDT वॉज स्प्रेड इन अ लेक टू रेगुलेट ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज। मतलब DDT का स्प्रे किया गया है किसमें, लेक में, कि ताकि मॉस्किटोज को रोका जाए। ठीक है, हाउ वुड इट अफेक्ट द ट्रॉपिक लेवल इन द फॉलोइंग फूड चेन एसोसिएटेड विद द लेक। ठीक है, तो देखो किस तरीके से इफेक्ट करेगा। देखो एक्वाटिक इन्वायरमेंट था जिस पे हमने DDT का स्प्रे किया था, तो फूड चेन में वो प्लैंकटन से एंटर करेगी, तो एंटर्स फ्रॉम दिस लेवल। ठीक है, तो इस लेवल से फूड चेन में एंटर करेगी और हर लेवल पे जाके वो अक्यूमुलेट होने लगेगी और सबसे ज़्यादा किस में होगी, हॉक में। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई थी और हर लेवल पर जमा होती चली गई और सबसे ज़्यादा किस पे आ गई, हॉक पे। और DDT कैसा होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है जिसकी वजह से यहाँ पे लेवल सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है इसका, इन द फॉलोइंग फूड चेन द वर्टिकल arrows indicate the energy lost to the environment and horizontal arrows indicate the transferred to the next tropic level. ठीक है, which of the three vertical arrows A, C, E and which one of the two horizontal arrows will represent more energy transfer। अच्छा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये कुछ एक फूड चेन दे रखी है जिसमें से A, C, E ये वर्टिकल एरोज हैं और ये क्या बता रहे हैं कि ये जो एनर्जी है ये एनवायरनमेंट में लॉस हो रही है, और B और D बता रहे हैं कि ये जो आगे वाले को मिल रही है, मतलब जैसे ग्रीन प्लांट था इससे जो एनर्जी मिल रही है किसको, डियर को मिल रही है। ठीक है, इससे एनर्जी मिल रही है किसको, टाइगर को मिल रही है। ठीक है, अब कह रहे हैं विच वन ऑफ द थ्री, मतलब इन तीनों वर्टिकल कॉलम्स में से इन तीनों वर्टिकल रोज एरोज में से सबसे ज़्यादा कौन है। ठीक है, और इन दोनों में से B और D में से सबसे ज़्यादा कौन है। ठीक है, A, C और E से ज़्यादा होगा, A ज़्यादा होगा C और E से। अच्छा, क्यों, क्योंकि ये जो ग्रीन प्लांट्स है इनको कौन कंज्यूम करता है, डियर कंज्यूम कर रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी कहाँ जाएगी, इन्वायरमेंट में जाएगी। ठीक है, अच्छा B और D में से कौन ज़्यादा होगा, B ज़्यादा होगा D से। क्यों, क्योंकि जितनी एनर्जी इसको मिल रही है, ठीक है, इसी एनर्जी का सिर्फ 10% अवेलेबल होगा यहाँ पे, सिर्फ कितना, 10%। तो B ज़्यादा है D से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेक्शन B है और इसमें पहला क्वेश्चन है, चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड 3 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट मैचेस द डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो इन ईच इंस्टेंस, गिवन 3 ऑफ योर चॉइस। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इट हैज़ अ सिमिलर स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ठीक है, कौन सा होना चाहिए, कह रहा है कि पीरियड 3 को बिलोंग करता हो। ठीक है,
डायमंड जो है वो कार्बन का, एलोट्रोप है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कार्बन है, ठीक है। कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, तो इसका आंसर क्या होगा? सिलिकॉन, क्योंकि सिलिकॉन पीरियड 3 को बिलोंग करता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन कह रहा है इट हैज़ द सेम वैलेंसी एज लिथियम। लिथियम ग्रुप 1 में है, ग्रुप 1 के नीचे आता है सोडियम, तो इसका आंसर हम सोडियम लिख देते हैं। अच्छा, अगला क्वेश्चन है इट हैज़ वेरिएबल वैलेंसी, ठीक है। वेरिएबल वैलेंसी होनी चाहिए, मतलब जो जिसकी वैलेंसी वेरी होती है, और ऑक्सीजन फैमिली का हो, तो ऑक्सीजन फैमिली का कौन है जो जिसकी वैलेंसी वेरिएबल है? तो वो है सल्फर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऑप्शन गिवन है, ठीक है। पहला है क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। हाउ मैनी आइसोमर्स आर पॉसिबल फ्रॉम द कंपाउंड विद द फॉर्मूला C4H8, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच्ड चेन आइसोमर, ठीक है। कह रहा है कि C4H8 है, इसके कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं? तो पहला तो यही होगा, ठीक है। इधर हाइड्रोजन लगा देंगे हम, तो पहला तो यही है। अच्छा, दूसरा कौन सा है? दूसरा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया। कह रहे हैं कि कितने पॉसिबल हैं? तो 2 ही पॉसिबल हैं भाई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट पार्ट का आंसर, हाउ मैनी आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो 2 आइसोमर्स हैं। अब 2 आइसोमर्स कौन कौन से हैं? ये दोनों हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ ब्रांच्ड चेन आइसोमर, मतलब इस वाले का आपको क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करेंगे? जहाँ पे भी, पहले हाइड्रोजन लगा लेते हैं इस पर, ठीक है। पहले हाइड्रोजन लगा देते हैं हर जगह पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है। इधर भी, अच्छा ये तो लग गया, ठीक है। अब एक एक बॉन्ड हटाते जाएंगे हम, और वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे। तो एक बॉन्ड यहाँ से हटा देते हैं, एक बॉन्ड, अच्छा यहाँ पे कार्बन लगाना भूल गया, ठीक है। अब यहाँ से भी हम हटा देते हैं, ये हटा दिया है, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। अब जहाँ से बॉन्ड हटा रहे हैं वहाँ पे क्या लगाना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा देने हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा देंगे और वो उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया। इसका कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये ग्रीन वाला कार्बन के लिए, ये इसका, तो ये हो गया, ठीक है। ये क्रॉस वाला कार्बन के लिए है और डॉट वाला हाइड्रोजन के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी सेम ऐसा ही कुछ कर लेते हैं। अब इनको एक साथ लिख देते हैं। जैसे इस हाइड्रोजन के लिए ये 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के लिए ये 2 हो गए, इस हाइड्रोजन के लिए ये 2 हो गए, ठीक है। इस वाले हाइड्रोजन के लिए ये 2, इस हाइड्रोजन के लिए ये 2 हो गए, ठीक है। और इस हाइड्रोजन के लिए ये 2 हो गए, ठीक है। इस हाइड्रोजन के लिए ये 2 हो गए, और इस वाले हाइड्रोजन के लिए ये 2, इस वाले हाइड्रोजन के लिए ये 2, और इस वाले हाइड्रोजन के लिए ये 2 हो गए, ठीक है। अब कार्बन का भी शो कर देते हैं। तो कार्बन का, इस कार्बन के लिए ये 8 हो गए, ओ सॉरी यहाँ से ऐसे, ठीक है। इस वाले कार्बन के लिए ये 8 हो जाएंगे, और इस वाले कार्बन के लिए ये 8 हो जाएंगे। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। अच्छा, इसका सेकंड पार्ट कह रहा है हाउ विल यू प्रूव दैट C4H8 एंड C5H10 आर होमोलॉगस,
ठीक है, तो अब ये प्रूव करना है। तो देखो होमोलॉगस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि भाई दो कॉन्जिक्यूटिव कंपाउंड्स के बीच में एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का गैप होता है। तो दिख रहा होगा कि यहाँ पे कार्बन 4 हैं, यहाँ पे 5 है। तो कार्बन कितने हैं? 1। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हैं। अच्छा, अभी इनका अगर मॉलिक्यूलर मास भी निकालते हैं तो मॉलिक्यूलर मास का गैप भी कितना होना चाहिए था? 14 होना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A compound A having melting point 156 Kelvin and boiling point 351 Kelvin with the molecular formula। अच्छा, इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला है और ये कह रहा है वाटर सॉल्युबल है। तो बताओ ये कौन सा कंपाउंड है? तो देखो C2H6O है, तो ये होगा आपका इथेनॉल C2H5OH। ठीक है, ये है इथेनॉल। अगला कह रहा है गिव द मॉलिकुलर फॉर्मूला एनी टू होमोलॉगस ऑफ ए। अच्छा, इसके कोई भी दो मॉलिकुलर फॉर्मूला देने हैं। ठीक है, अच्छा इसके होमोलॉगस कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा C3H6OH, सॉरी 6 नहीं H7। अच्छा, अगला हो जाएगा C4H9OH। ठीक है, ये हो जाएगा प्रोपेनॉल और ये हो जाएगा ब्यूटेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 pea plants, one with round yellow seeds RRYY and another with wrinkled green seeds produce F1 progeny that has round yellow RYYY seeds. When F1 plant are self-pollinated, which new combination of character is expected in F2 progeny? How many seeds with these new combinations of character will be produced when a total of 160 seeds are produced in F2 progeny? तो देखो जो राउंड ग्रीन होंगे ये 30 होंगे और जो रिंकल्ड येलो होंगे वो भी 30 होंगे। अच्छा, कह रहा है एक्सप्लेन विद रीज़न। देखो क्या होगा, जो न्यू कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट होगा किससे? इनहेरिटेंस से, इनहेरिटेंस ऑफ सीड शेप एंड कलर। ठीक है, तो उनके कलर और शेप पे डिपेंडेंट नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इट वुड कॉस्ट अ मैन ₹3.50 to buy 1 kilowatt-hour of electrical energy from main electricity board. His generator has maximum power of 2 kilowatt. The generator produces energy at maximum power for 3 hours. ठीक है, calculate how much it would cost to buy the same amount of energy from the main electricity board. ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक आदमी को 3.5 पे करना पड़ता है अगर वो 1 किलोवाट आवर की एनर्जी को कंज्यूम करता है। ठीक है, अच्छा जो उसका जनरेटर है वो मैक्सिमम 2 किलोवाट आवर का है। ठीक है, अब इसको वो 3 आवर्स के लिए यूज़ कर रहा है, तो पूछ रहा है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो सिंपल सा है क्वेश्चन। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू क्या होता है? पावर इनटू टाइम।
ठीक है। पावर कितना है 2, टाइम कितना है 3, कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है 6 किलो वॉट आर। अच्छा कॉस्ट कितना हो जाएगा, जब 1 किलो वॉट आर के लिए 3.5 पे कर रहा था तो 6 किलो वॉट आर के लिए कितना पे करेगा 6 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो गया 30, कैरी आया 3 और ये 18 21, इतना रुपीज़, मतलब 21 रुपीज़ उसे पे करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अ स्टूडेंट बॉइल्स वाटर इन एन इलेक्ट्रिक कैटल फॉर 20 मिनट्स। ठीक है, एक स्टूडेंट है इलेक्ट्रिक कैटल में 20 मिनट्स के लिए वाटर बॉईल कर रहा है यूजिंग द सेम मेन सप्लाई। ही वॉन्ट्स टू रिड्यूस द बॉइलिंग टाइम। अच्छा वो बॉइलिंग टाइम को रिड्यूस करना चाह रहा है। टू डू सो शुड ही इंक्रीज और डिक्रीज द लेंथ ऑफ द हीटिंग एलिमेंट, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहा है कि कम टाइम के लिए, मतलब टाइम कम चाहिए, मतलब हीटिंग थोड़ा जल्दी हो जाए, उसके लिए उसको लेंथ डिक्रीज करनी पड़ेगी या इंक्रीज करनी पड़ेगी। देखो क्या है, पावर है, पावर क्या है आई स्क्वायर आर और पावर वी स्क्वायर बाई आर, ये भी होता है, पावर वी आई भी होता है। ठीक है, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, हम ये वाला टर्म यूज़ कर लेते हैं इसके लिए। ठीक है, देखो क्या है, सप्लाई क्या है, सेम है ना, सप्लाई सेम होगा तो सप्लाई सेम होने की वजह से जो वोल्टेज है ये क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो जो पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रेजिस्टेंस के। ठीक है, किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किस चीज़ के, रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। तो इसका मतलब पावर भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, लेंथ के। मतलब अगर लेंथ को घटा देता है तो पावर बढ़ जाती है, और अगर लेंथ को बढ़ा देता है तो पावर घट जाती है। और वो क्या करना चाह रहा था, टाइम को रिड्यूस करना चाह रहा था। किसको रिड्यूस करना चाह रहा था, टाइम को रिड्यूस करना चाह रहा था, मतलब थोड़ा जल्दी के चाह रहा था। तो जल्दी करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, पावर बढ़ानी पड़ेगी, और पावर बढ़ाने के लिए उसको लेंथ को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें भी चॉइस गिवन है, तो पहला वाला पार्ट को करते हैं। इन द सर्किट इफ द करंट रीडिंग इन द एमीटर इज 2A। ठीक है, एमीटर की रीडिंग कितनी है, 2 एम्पियर की है। व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ R1। अच्छा R1 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो पहले हमें इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना होगा, तो नेट रेजिस्टेंस देखते हैं कैसा निकलेगी। देखो करंट कितना है, 2 है, वोल्टेज कितना है 30 है, तो V इज इक्वल्स टू IR लगा लेते हैं। तो IR V 30 गिवन है, I 2 गिवन है, R नेट है, ये R नेट कितना हो जाएगा 30/2 मतलब 15 हो जाएगा। 15 ओम, मतलब जो ये पूरा सर्किट है इसका रेजिस्टेंस कितना है 15 ओम है। अच्छा R1 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो R1 और जो ये है 10 और जो ये 5 है, ये आपस में कैसे हैं, ये तीनों के तीनों पैरेलल में हैं। ठीक है, तो पैरेलल में क्या होगा इनका 1/R1 प्लस 1/5 प्लस 1/10। ठीक है, इनका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आएगा इनका 10 R1 और ये आया 10 प्लस 2 R1 प्लस R1। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करते हैं, तो 1/R इज इक्वल्स टू 10 प्लस 3R1 अपॉन 10R1। अच्छा इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो R इज इक्वल्स टू 10R1 अपॉन 10
प्लस 3R1। अच्छा, जो ये तीनों हैं, इन तीनों का रेजिस्टेंस कितना है? 10R1 अपॉन 10 प्लस 3R1। ठीक है, जो ये तीनों पैरेलल में थे, इनका रेजिस्टेंस हो गया 10R1 अपॉन 10 प्लस 3R1। ठीक है, अब ये 6 और जो ये वाला जो अभी फाइंड किया, ये तीनों के तीनों कैसे हो जाएंगे? सीरीज में हो जाएंगे। और इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो किसके बराबर आएगा? वो 15 के बराबर आएगा। तो तीनों को ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 और प्लस 6 12 हो जाएगा। 12 प्लस 10R1 अपॉन 10 प्लस 3R1 इज इक्वल्स टू 15। ये 12 को उधर भेज देते हैं, तो 10R1 अपॉन 10 प्लस 3R1 इज इक्वल्स टू, ये उधर जाके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 10R1 इज इक्वल्स टू 30 प्लस 9R1। अच्छा, ये 9R1 इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इससे 10R1 से, तो R1 इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा? 30। तो R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो दूसरा ऑप्शनल है उसको भी देखते हैं। क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड फाइंड द टोटल करंट इन द सर्किट। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल करंट फाइंड करनी है। तो देखो, ये दोनों तो कैसे हैं? ये दोनों सीरीज़ में, इनका 10 हो गया। ये 10 और ये 10 आपस में कैसे हैं? ये पैरेलल में है, तो इन दोनों का तो कितना हो जाएगा? 5। ठीक है, ये 5 जो इस पूरे का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 5 है, और ये 7 सीरीज़ में, तो R नेट हो जाएगा 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12 ओम। तो पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 12 ओम आएगा। अच्छा, करंट फाइंड करना है तो I इज इक्वल्स टू V बाई R होता है। V 24 है और R 12 है, कैंसिल कर देते हैं तो कितना आएगा? 2 एम्पियर। ठीक है, तो सर्किट में करंट कितने की है? 2 एम्पियर की करंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस is found in the upper layer of atmosphere and is deadly poison but is essential for all living being. The amount of this gas started declining sharply in 1980s. अच्छा, कौन सी गैस है? गैस है ओजोन। अच्छा, ये ओजोन हायर लेवल पे बन कैसे रही है? यूवी रेज की वजह से ओजोन ब्रेक हो रही है, और ये जो ओ एटम है वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ मिलके ओजोन बना दे रहा है। ठीक है, अगला है कि वाई इज़ इट एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग। ठीक है, क्यों इम्पॉर्टेंट है और उसका डिप्लीशन होने का कारण क्या है? देखो क्या है, ये अर्थ है, अर्थ के बाहर एक लेयर होती है जिसको हम कहते हैं ओजोन लेयर। ओजोन लेयर ये हमें यूवी रेज से बचाती है। ठीक है, यूवी रेज से हमें बचाती है। अब ये यूवी रेज आएंगी अर्थ पे, और अर्थ पे आने की वजह से, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है। ठीक है, अच्छा, इसके डिप्लीशन के कारण क्या है? कौन कौन सी गैसेस इसको डिप्लीट कर रही हैं? देखो, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेटर में यूज़ होता है। ठीक है, ठीक है, ये जो CFC है ये इस ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अच्छा, सेक्शन C है, और सेक्शन C में 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों के दोनों केस स्टडी बेस्ड हैं। ठीक है, और कोई भी ओवरऑल चॉइस नहीं है, लेकिन A और B पार्ट कंपलसरी है और C वाले पार्ट में एक चॉइस गिवन है। ठीक है, तो A और B तो कंपलसरी है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। साहिल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ जीन्स। ही क्रॉस्ड tall pea plant with the short pea plant and obtained all
टॉल प्लांट्स इन F1 जनरेशन। ठीक है, उसने टॉल पी प्लांट को स्मॉल पी प्लांट के साथ इनहेरिट किया और पाया कि सारे के सारे टॉल पी प्लांट बने। व्हाट विल बी द सेट ऑफ जीन्स प्रोड्यूस्ड इन F1 जनरेशन। ठीक है, ये होगा T3। गिव रीज़न वाई ओनली टॉल प्लांट्स आर ऑब्जर्व्ड इन F1 प्रोगेनी। क्योंकि T डोमिनेंट होता है और स्मॉल t रिसेसिव। ठीक है, अगला है व्हेन F1 प्लांट वर सेल्फ पॉलिनेटेड अ टोटल ऑफ 800 प्लांट्स वर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, 800 प्लांट्स बन रहे हैं। हाउ मैनी ऑफ दीज वुड बी टॉल, मीडियम, हाइट और शॉर्ट। तो देखो 800 थे, 800 में से 600 तो टॉल होंगे और 200 शॉर्ट होंगे। ठीक है, कह रहा अगला गिव द टाइप ऑफ F2 जनरेशन। तो टाइप F2 जनरेशन का टाइप्स कौन कौन से होंगे। जेनोटाइप ये है TT, 2 कैपिटल T स्मॉल t और 1 TT। ओके, नेक्स्ट है ये भी ऑप्शन में है, सी और सी के साथ ऑप्शन में है। व्हेन F1 प्लांट वर क्रॉस पॉलिनेटेड विद प्लांट हैविंग TT जीन्स, a total 800 plants were produced. How many of these would be tall, medium, height और short plant। तो देखो इसमें 400 टॉल होंगे और शॉर्ट होंगे कितने, ये भी 400 होंगे। ठीक है, अच्छा इसका जेनोटाइप होगा 1 TT और 1 स्मॉल t। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी केस स्टडी बेस्ड है। क्वेश्चन है अमित सर वाज डेमोन्स्ट्रेटिंग एन एक्सपेरिमेंट इन हिज क्लास विद द सेटअप एज शोन। अच्छा ये सेटअप है, इसमें क्या क्या गिवन है। सोलेनॉइड गिवन है, गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है और मूविंग मैग्नेट लगा हुआ है, स्टेशनरी कॉइल है। A magnet is attached to a spring. The magnet can go in and out of the stationary coil. He lift the magnet, magnet को लिफ्ट कर रहा है and release। अच्छा इस मैग्नेट को लिफ्ट कर रहा है और उसके बाद उसको रिलीज कर दे रहा है। ठीक है, इट ऑसिलेट थ्रू द कॉइल। अच्छा ये क्या कर रहा है, ऑसिलेट करेगा, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिनोमेना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल विच अमित सर ट्राइंग टू डेमोन्स्ट्रेट। अच्छा कौन सा प्रिंसिपल डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट करना चाह रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेट स्टार्ट्स ऑसिलेटिंग थ्रू द कॉइल। एक्सप्लेन द रीज़न बिहाइंड द ऑब्जर्वेशन। अच्छा जैसे ही ये ऑसिलेट करेगा गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जैसे ही ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होगा और इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होने की वजह से ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, अच्छा अगला है कंसिडर द सिचुएशन वेयर द मैग्नेट गोज इन एंड आउट ऑफ द कॉइल। स्टेट द टू चेंजेस विच वुड बी मेड टू इंक्रीज द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल। अच्छा दो चेंजेस बताने हैं जिससे हम इसकी डिफ्लेक्शन को इंक्रीज कर दें। पहला कि हम इसको जो पुल करें वो थोड़ा तेज़ी से पुल करें। ठीक है, मतलब ये जो आपका जो मैग्नेट है इसको थोड़ा सा और नीचे लेके आएंगे, इसको पुल करेंगे, रिलीज़ कर देंगे, तो जिसकी वजह से
बहुत तेज़ी से ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा और टू एंड फ्रो मोशन करने की वजह से ये गैल्वेनोमीटर ज़्यादा डिफ्लेक्शन शो करेगा। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर हम इस कॉइल को भी मूव करवाएं, मतलब ये मैग्नेट तो मूव कर ही रहा है, साथ ही साथ में अगर इस सॉलिनॉइड को भी मूव करवाएं तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसका सी के साथ ऑप्शन में, इज देयर एनी डिफरेंस इन ऑब्जर्वेशन इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन द मैग्नेट स्विंग इट आउट देन ऑफ द स्टेशनरी कॉइल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन कह रहा है कि डिफ्लेक्शन में गैल्वेनोमीटर का जो है उसके जो डिफ्लेक्शन में उसमें कुछ चेंज होगा। देखो क्या होगा, जब हम कॉइल के पास में मैग्नेट को लेके आएंगे, ठीक है, जैसे ही है, और गैल्वेनोमीटर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, अगर हम इसके पास में लेके आएंगे तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, इसकी वजह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आएगी। ठीक है, अच्छा अगर वहीं पे अगर हम दूर लेके जाएं मैग्नेट को तो यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो जाएगा और साउथ पोल जनरेट होने की वजह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आएगी। तो अगर इन और आउट होता है तो डिफ्लेक्शन क्या होगा, गैल्वेनोमीटर पहले कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट करेगा फिर कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये पूरा था एक सैम्पल पेपर। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अगले सैम्पल पेपर के साथ मिलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।